नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण कार्यशाला और जिला कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, सोना के पूर्व विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी के पूर्व विधायक विमला चौधरी समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 19 दिसंबर को बीजेपी की मंडल बैठक भी होगी। प्रदेश में सभी 308 मंडलों में बैठक आयोजित की जाएगी। हर बैठक में कम से कम 100 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। ऐसे में प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में नगर निगम, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव पर मंथन किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं सभी जिलों के 22 के 22 जिलों के ट्रेनिंग कैंप होंगे और लगभग 3,500 कार्यकर्ता इन ट्रेनिंग कैंपों में प्रशिक्षित होंगे। 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप ये चलता है और जिसमें 11 सेशन होते हैं अलग अलग। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की कार्यपद्धति, मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, फिर आगामी जो चीज़ें आने वाली हैं, पंचायत चुनाव, हमारे नगर निगम चुनाव, नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव, उसके साथ साथ फिर जो आगामी एक्टिविटी पार्टी की होने वाली हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के साथ ही गुरुग्राम में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। बावजूद इसके गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजार और बस अड्डों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बसों में नो मास्क नो सर्विस का नियम बनाया हुआ है। बावजूद इसके सवारी तो दूर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ तीसरी लहर की आशंका, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का भय। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर कैसे इससे बचा जा सके, कैसे इसे रोका जा सके। लेकिन इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग चिंता की बात कहता है, सरकार सख्ताई की बातें कहती है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हम दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड पे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुरुग्राम का सिटी बस स्टैंड है, जहाँ की आपको तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की अगर बात की जाए, ये बस स्टैंड के हालात आप किसी भी बस में देखोगे, बसों के ड्राइवर जो हैं वो बिना मास्क के नज़र आएंगे। तमाम पैसेंजर की बात की जाए, कंडक्टर्स की बात की जाए, तमाम लोग जो हैं वो बिना मास्क के बस स्टैंड पे नज़र आएंगे। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इससे बचने का सबसे बड़ा जो अगर बात कहें जो ढाल है वो मास्क है, वो सावधानी है, वो नियम है, लेकिन इसके बावजूद कोई असर यहाँ नज़र नहीं आता। तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के जो हैं वो नज़र आते हैं। चाहे हम बसों में बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, कंडक्टर की बात करें जो बसों को मेन तौर पे संचालित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यही हालात जब बसों में ड्राइवर कंडक्टर सख्ताई नहीं करेंगे तो आखिर पैसेंजर कैसे इसकी पालना करेंगे। ये आपको हम बस स्टैंड की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। गुरुग्राम का बस स्टैंड है जहाँ तमाम लोग आपको बिना मास्क के यहाँ नज़र आएंगे। शायद ऐसा कि कोरोना अब इनके लाइफ में कुछ अब है ही नहीं, कोई डर इनके लाइफ में है नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि सख्ताई की जा रही है, नियमों के पालना को लेकर चालान किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने हैं। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड की, जहाँ तमाम लोग ऐसे ही आपको घूमते नज़र आएंगे। ये सामने आप बस भी देखेंगे जो तैयार हो रही हैं, बिना मास्क के लोग नज़र आएंगे। सीटें हालांकि पूरी परमिशन तो दे दी गई थी, लेकिन कम से कम लोगों को नियमों की पालना के लिए हिदायत दी गई थी। सबसे बड़ी बात ऐसे में ज़रूरत है सख्ताई की। प्रशासन को, सरकार को जो दावे जो किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उसको धरातल पर सख्ताई से निपटा जाए। ऐसे लोगों के चालान किए जाए, ना केवल बयानबाजी और प्रेस नोट तक सीमित रहें, बल्कि चालान किया जाए। बसों के अंदर कंडक्टर्स की ये जिम्मेदारी लगाई जाए कि यदि कोई सवारी बिना मास्क के नज़र आती है तो उसको टिकट ना दी जाए। ये तमाम बातें और दावे किए भी गए थे, ये तमाम बातें रखी गई थी कि किसी को भी, ये प्रशासन के आदेश थे कि यदि कोई भी मास्क नहीं लगाएगा तो कोई सुविधाएं उसको पब्लिक इस्तेमाल नहीं करने दी जाएंगी। लेकिन जब खुद कंडक्टर ही ऐसे बिना मास्क के होंगे, जब खुद ड्राइवर ही बिना मास्क के होंगे, जब कोई चालान नहीं होगा, कोई सख्ताई नहीं होगी, इस तरीके की तस्वीरें सामने रहेंगी, तो आखिर कैसे होगी पालना उन नियमों की? कैसे जो दावे और जो वादे किए गए हैं वो धरातल पर लागू होंगे और कैसे लोग बचेंगे? ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तमाम लोगों की भी है, क्योंकि प्रशासन के दावे और वादे तो हैं, लेकिन बचना लोगों को ही है। यदि इससे बचना है तो जागरूकता ज़रूरी है, जिम्मेदारी ज़रूरी है। इन मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें,
क्योंकि ये आंकड़े कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और खासकर प्रशासन की बात की जाए जो केवल वादे दावे प्रेस नोट तक हैं, उसे भी धरातल पर सख्ताई से निपटा जाए। क्योंकि ये उस गुरुग्राम की तस्वीर है जहाँ 5,000 से ज़्यादा मामले भी आते थे। अब भले ही आंकड़े कम हो गए हैं लेकिन भय अभी भी है, आशंका तीसरी लहर की अभी भी है। तो ऐसे में इसको लेकर के प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस मिलने के बाद गुरुग्राम में भी नए वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में विदेश से आने वालों पर खास नजर रखी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग भी तैयारी में जुटा हुआ है। गुरुग्राम से संवाददाता राज वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश के कई राज्यों में दस्तक के बाद दिल्ली में भी कल ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। ऐसे में गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम भी हरियाणा में कोविड का हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है। आज करीब 78 कोरोना के एक्टिव मामले गुरुग्राम में हैं, तो जबकि कल 9 नए कोरोना के मामले सामने आए थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो चिंता है वो गुरुग्राम के लिए लगातार बनी हुई है, क्योंकि गुरुग्राम मल्टीनेशनल कंपनीज का हब है, दिल्ली एयरपोर्ट के साथ सटा हुआ और हर रोज़ बड़ी संख्या में विदेश से आने और जाने वाले लोगों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। गुरुग्राम में बात करें तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के मुताबिक 3,000 से ज़्यादा बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पताल शामिल है। इसके अलावा जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का संकट जो गहराया था, उससे निपटने की तैयारियां भी पहले ही की जा चुकी है। सरकारी जो सेटअप है वहां पर प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। तो कोशिश यही है कि अगर ये नया वेरिएंट अगर मुश्किलें पैदा करता है तो जिस तरह की स्थिति दूसरी लहर के दौरान बनी थी उस तरह की स्थिति ना बने, तो इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच सवाल एक और भी है कि जो आम लोग हैं अभी भी लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। जो कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, मास्क का ना के बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो लगभग जो है लोगों ने बंद ही कर दिया। तो अगर ये लापरवाही इसी तरह से जारी रही तो कहीं जिस तरह की हालात दूसरी लहर के दौरान देखने को मिले थे, जहां हम सब ने अपने लोगों को खोया था, कहीं वही स्थिति अब इस नए वेरिएंट के आने के बाद ना बन जाए। तो ऐसे में लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा ताकि इस नए वेरिएंट से जो है अपना बचाव किया जा सके। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। कोरोना के नए वेरिएंट गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार के एनसीआर में स्कूलों को बंद करने के फैसले से स्कूल संचालक निराश हैं। गुरुग्राम में कई निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता कर स्कूल खोलने की मांग की है। अभिभावकों का भी यही कहना है कि बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों का डिसिप्लिन खराब होता है बल्कि उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार को वैसे फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य पर असर ना पड़े। जो सरकार ने भी फैसला लिया है स्कूलों को बंद करने का, ये फैसला पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है इसको समझने की ज़रूरत है। सरकार ये कह रही है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बच्चों की सेहत पे खतरा है, इसलिए बच्चों को स्कूल में नहीं आने देना। पहला लॉजिक सरकार का। दूसरा लॉजिक है कि बसें चलती हैं और वो बसें नहीं चलेंगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। दो लॉजिक सरकार दे रही है। अब पहले लॉजिक पे चलते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो इफेक्टेड होगा, वो उसको नुकसान है सेहत का। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी स्कूल हैं वो उसी मोहल्ले में हैं जहाँ स्कूल है, जहाँ बच्चा रह रहा है। अब बच्चा स्कूल आएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, और उसी पड़ोस में अगर बच्चा रह रहा है घर पे तो सेहत खराब नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है? जो स्कूलों को बंद किया गया है, तो एज ए स्कूल में मानता हूँ कि सरकार की जो इस तरह की जो पॉलिसी है, जो बंद करने का जो उन्होंने आदेश है, बिल्कुल गलत है। स्कूलों को बंद करना किसी भी समाधान का सोल्यूशन नहीं है, ना ही पर्यावरण का कोई सोल्यूशन है। तो बजाय स्कूलों को देश के भविष्य को शिक्षा से दूर रखने के, पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। उसके लिए कुछ सुझाव, कुछ
अल्टरनेट आइडियाज़ या कुछ नीति बनानी चाहिए। कभी कोरोना से बंद कर देते हैं, कभी पोल्यूशन से बंद कर देते हैं, कभी किसी कारणवश से बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा? अगर ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा तो सरकार को फिर इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम ही बिल्ड कर देना चाहिए, स्कूलों की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि आगे फ्यूचर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली है कोई नहीं जानता। तो बजाय स्कूलों को बंद करने के तो कोई अच्छा एक अल्टरनेट आइडिया निकालना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम किया जा सके। जो पोल्यूशन फैलाते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, ना कि स्कूलों पर। देखो बिल्कुल से आपने सही बात कही है। मैं भी यही मानता हूँ कि सरकार ने किसी तरीके से कोई सिस्टम किसी लॉजिक के साथ स्कूलों को बंद नहीं किया, ये बिल्कुल थोपा गया है। और स्कूल किसी भी स्थिति में ऐसे नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति ले लो स्कूलों की जो 2 सालों से ख़राब चल रही है, टीचर को सैलरी देने की लगा लो, तो किसी भी स्थिति में अब स्कूलों की बस खड़ी हुई है, उनकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं वो, मतलब कंडीशन इतनी ख़राब है, तो बिना कुछ पूछे बिना कुछ डिस्कस किए हुए वो स्कूलों पे थोपा गया है। क्योंकि जब ऑनलाइन होता है तो कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आती है। मैंने अपना टॉपिक ख़त्म कर दिया, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं वो दोबारा से रिप्लाई करते हैं, सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। सो टीचर को डबल मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत भी वो वेस्ट है उसकी, जो भी हार्ड वर्क करता है। ना ही वो फोकस कर पाता है, ना ही वो ठीक तरीके से एक नोटबुक चेक कर पाता है अपनी। तो एक टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑनलाइन क्लासेस में अपनी क्लास को मेंटेन करना। और दूसरी चीज़ है, कुछ दिन के लिए जैसे स्कूल खुला था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों का एजुकेशन लेवल बहुत डाउन आ गया है। जो एक 8th क्लास में बच्चा होना चाहिए उसको एरिया के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो नेगेटिव में चला गया है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब पे। अब उसको एक लेजीनेस की आदत पड़ गई है, हार्डवर्क करके कोई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे नेशनल हाईवे 8 के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम में ही रोक दिया जा रहा है। सरकार के इन आदेशों से ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे 8 के जरिए जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कर्नाटक समेत कई प्रदेशों से वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और अब प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें रोजाना कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले कोरोना के चलते इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ और अब इस फैसले से इंडस्ट्री की कमर टूट रही है। देखिए, नुकसान का जहाँ तक ताल्लुक है ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड, समय पर मटेरियल ना पहुँचने से जो इंडस्ट्री को नुकसान है उसका अनुमान लगाना बहुत ही एक मुश्किल सवाल है आपका, जो करोड़ों के अंदर जाकर के बैठते हैं। समय के ऊपर मटेरियल ना पहुंचना, प्रोडक्शन टाइमली नहीं होना, माल बन गया, बनने के बाद उसको फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ के पास जिनके लिए वो माल बनाया गया उनको भेजना और वो माल जाकर के बॉर्डर्स के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी रहें, ये एक पूरा का पूरा एक चेन है, मटेरियल आने का भी और मटेरियल जाने का भी। ट्रांसपोर्टर्स को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और कस्टमर को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। कस्टमर को टाइम पे चीज़ नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्टर माल लेके आ रहा है, वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है, वहाँ पे खड़ा होकर दूसरी गाड़ियों के थ्रू उसका माल जा रहा है, तो वो कब तक ऐसे चलेगा? वो खड़े खड़े वो भी परेशान है, दिल्ली की मतलब जनता भी परेशान है। तो उसका कोई ऐसा समाधान ढूंढने के जिससे मतलब गाड़ी जाके खाली करके आ जाए। जब यूरो 6 आपने गाड़ियाँ बनवा दी तो यूरो 6 का मतलब क्या रह गया? या तो यूरो 6 बनवाते ही नहीं, यूरो 4 भी चल रही थी, यूरो 3 भी चल रही थी, तो उसी से ही काम करने देते। जब यूरो 6 आ गई तो यूरो 6 तो अलाउ होनी चाहिए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने एनसीआर के 4 जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल संस्थाओं को बंद करा दिया है। दूसरी तरफ राज्य के 14 जिलों में निर्माण कार्य और जेनसेट को भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। गुरुग्राम में एक दिन प्रदूषण से राहत के बाद दोबारा शहर का AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम की आवा हवाएं जो प्रदूषित होती जा रही थी, जिस तरीके से जो AQI लेवल है 500 के पार पहुंच गया था, लेकिन कल राहत भरी खबर जरूर थी। 278 AQI लेवल दर्ज किया गया था, लेकिन आज की मैं बात करूं गुरुग्राम में एक बार फिर जो AQI लेवल है 300 के पार जा पहुंचा है, जो खतरे का निशान है उसको क्रॉस कर चुका है। जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा ODA 1 की लागू करने की बात कही जा रही थी, किसी तरीके से जो बढ़ता हुआ प्रदूषण का
लेवल है उसको नियंत्रण में किया जा सके। रोड किनारे जो मिट्टी है उस पर भी पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो AQI लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई जो है कमी नज़र नहीं आ रही है। और ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा NCR के 4 जिलों में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए तमाम स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। और 14 जिलों की मैं बात करूं, तमाम जो उद्योग हैं उनको बंद कर दिया गया और साथ ही साथ जो जनरेटर सेट हैं उनको भी बंद कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी गुरुग्राम की जो हवा है वो जहरीली है, प्रदूषित है। लेकिन हम बात करें जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से यह अपील भी की जा रही कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, यदि घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। लेकिन अभी भी देखना यह होगा कि जो गुरुग्राम की जनता है कब तक जागरूक हो पाती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। उधर दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बनाया गया अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसे ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया। दरअसल अभी तक गुरुग्राम के लोगों को एम्बियंस मॉल, साइबर हब, DLF फेज 3 जैसे इलाकों में जाने के लिए पहले दिल्ली के रजोकरी जाकर वहां से यू टर्न लेकर आना पड़ता था, जिसके चलते अक्सर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। साथ ही गुरुग्राम के कमर्शियल वाहनों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यू टर्न के लिए MCD का टोल देना पड़ता था। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर 2019 में इस अंडरपास की शुरुआत की गई थी, जो कि गुरुग्राम के उद्योग विहार से शुरू होकर वापस MBS मॉल तक आता है, जिससे अब गुरुग्राम लोगों को हाईवे के दूसरी तरफ जाने के लिए दिल्ली से यू टर्न लेकर नहीं आना पड़ेगा, वहीं बल्कि अब वो एक अंडरपास के जरिए ही यू टर्न ले पाएंगे। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने अंडरपास खुलने का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम के उद्योग विहार, गुरुग्राम के DLF फेज 3, DLF फेज 2, साइबर हब, IT पार्क, तमाम ऐसे लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी द्वारा, सरकार के द्वारा अगर बात की जाए तो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर गुरुग्राम के अंदर यह अंडरपास जो है बनाया गया था, जो कि पूरी तरीके से यह तैयार है। इस अंडरपास की अगर बात की जाए, इससे पहले लोगों को, जो लोग गुरुग्राम के उद्योग विहार से गुरुग्राम के DLF फेज 2, DLF फेज 3, साइबर हब, एम्बियंस मॉल या जयपुर मानेसर की तरफ जाना होता था, उनको तो पहले दिल्ली जाना पड़ता था। MCD का बाकायदा टोल भी कमर्शियल वाहनों को देना पड़ता था और दिल्ली से यू टर्न लेकर के वो लोग आते थे। लेकिन अब उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गुरुग्राम के अंदर बने इस अंडरपास का इस्तेमाल करके वो यू टर्न लेके आसानी से दूसरे हिस्से में जा सकेंगे। आपको दिखाना भी चाहेंगे, एम्बियंस मॉल, साइबर सिटी, DLF, जयपुर, मानेसर, रेवाड़ी सिर्फ जाने वाले लोगों के लिए एक सहूलियत है ये अंडरपास, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी इससे पहले, क्योंकि जब लोगों को दिल्ली यू टर्न लेने जाना पड़ता था तो बॉर्डर पे अक्सर जाम रहा करता था। अब उस जाम से राहत मिलेगी गुरुग्राम वासियों को, उन तमाम लोगों को जो गुरुग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्सा जाना चाहते हैं या उद्योग विहार से मानेसर, रेवाड़ी या जयपुर की तरफ जाना चाहते हैं, अब उन्हें आसानी रहेगी। हालांकि अब से पहले इस अंडरपास की बात की जाए तो इसे ट्रायल बेस पे कुछ दिनों के लिए खोला गया था, बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया था कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। उसका कारण था कि इसमें लाइटें नहीं थी, लेकिन अब तमाम लाइटें भी यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि रात के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ साथ स्पीड यहाँ पर जो व्यूअर जो है वो भी लगाया गया, बाकायदा जो वाहन यहाँ जाएगा उसकी कितनी स्पीड होगी इसे भी यहाँ आज से इसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि वो देख सके कि कितनी रफ्तार के साथ वो अपना वाहन चला रहा है। अब से पहले अगर बात की जाए तो जो तमाम व्हीकल थे उन्हें खासकर दिक्कत आती थी कमर्शियल वाहनों को, जिन्हें दिल्ली में एंट्री करते समय MCD का टोल जो है वो देना पड़ता था। अब यह पूरा अंडरपास पूरी तरह के बन के तैयार है और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यानी कि उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, जिन्हें गुरुग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना पड़ता था। अब केवल इंतजार है इसके उद्घाटन का। प्रदेश सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसके साथ साथ नितिन गडकरी भी जल्द ही इस अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा NHAI की द्वारा बात की जाए जो और योजनाएं हैं उसको लेकर के भी जरूर आगे बैठक करके आगे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा कदम जरूर है, खासकर क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली के बॉर्डर पर और ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत के लिए ये अंडरपास बनाया गया है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।